हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम बिजनेस स्टडीज का लास्ट यूनिट करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। दैट इज यूनिट नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इट्स नॉट ए चैप्टर, इट्स ए यूनिट। और आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प करेगा और हम इसको स्पीडी वे में करेंगे। एग्जाम से पहले एक गो थ्रू रिविजन भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। तो व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपने कहा सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या हो सकता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकता है जैसे हम उसको एमआरपी से ज्यादा बेच रहे हैं, या अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, गुड्स में मिलावट है, या फिर हम उसको कह रहे हैं कि बाय टू गेट वन फ्री, और जो फ्री है उसकी कीमत भी आपने उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है, या फिर अंडरवेट गुड्स आप उसको दे रहे हैं। तो देयर आर, अच्छा, इवन आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं जिससे वो मिसगाइड होकर वो सामान खरीद रहा है, या फिर हैजार्डस गुड्स दे रहे हैं विच आर इंजूरियस टू देयर हेल्थ। तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ, हम बोलेंगे इनको दो टाइप की हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो ये कौन सी होगी? अनफेयर। एंड व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस? अगर मान लीजिए आप किसी को कंपेल कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, पहला प्रोडक्ट खरीदना आपकी मजबूरी है। मान लीजिए आप गैस का कनेक्शन लेने गए और बोलते हैं गैस का चूल्हा आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा। गैस का चूल्हा आपके पास ऑलरेडी है। तो व्हेन दे आर कंपेलिंग यू टू बाय द अनदर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो मैंने पहले आपको एग्जांपल्स दिए थे, दे वर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो protecting the consumer against the unfair and restricted trade practice is what called consumer protection. Now we talk about what is the importance from the consumer viewpoint. अब consumer viewpoint क्यों जरूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना? पहला रीजन है कि कंज्यूमर इज इग्नोरेंट, मतलब वो अज्ञानी है, he does not have much knowledge. तो that's why we need to protect the consumer. इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले बनाया था 1986, नाउ इट इज 2019। तो इवन अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर के कोई ग्रुप्स नहीं है, कंज्यूमर इज अनऑर्गेनाइज्ड। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसके खिलाफ कौन, मतलब उसके फेवर में कौन खड़ा होगा? तो इसलिए कंज्यूमर क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, तो अगेन देयर इज ए नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन एक नहीं है, बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस हैं। काफी सारे कंज्यूमर तो सोचते हैं कि चलो मेरा तो किस्मत ही खराब है, जो प्रोडक्ट खराब निकल आया, and they don't file the complaint. Many times so they even don't know how to file the complaint, and many times they don't have much time. तो उस केस में क्या होता है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन रहता है। तो अब पॉइंट आता है कि बिजनेस व्यू पॉइंट से व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। कोई बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को चीट कर रहा है तो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, क्योंकि जो बिजनेस है इट इज वर्किंग इन द सोसाइटी। अब वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो अगेन इट इज इन फेवर ऑफ द बिजनेस के दे विल नॉट चीट दे शुड नॉट चीट द कस्टमर। देन मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कंज्यूमर को फेयर डील की जाए, कंज्यूमर के साथ उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं एट रीजनेबल प्राइस। देन मॉरल जस्टिफिकेशन भी है। बिजनेस का मेन, बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें से कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बिजनेस में सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कस्टमर ही नहीं है तो व्हाट इज द यूज? इसका मतलब वो जो बिजनेस है वो रन ही किस चीज के लिए कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि मॉरल जस्टिफिकेशन है कि जो कस्टमर, जो एक तरह से बिजनेस के लिए भगवान है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है या उसके साथ चीटिंग हो रही है तो बिजनेस लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा। Then government intervention is also there, government rulings are there, government strict rule and regulations are there which will take strict action against the business. That's why again from the viewpoint of the business they should protect the consumer. Now Act 2019, it was passed in 9th of August 2019 but came into force on 20th of July 2020. अब पॉइंट आता है इसका स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। पहला, कवरेज ऑफ आइटम्स। अगर हम आइटम्स की बात करते हैं तो इसमें गुड्स भी कवर्ड हैं और सर्विसेज भी कवर्ड हैं। इवन जो आपने गुड्स ऑनलाइन खरीदी वो भी कवर्ड है, ऑफलाइन खरीदी वो भी कवर्ड है। नेक्स्ट इज सर्विसेज सेक्टर्स। अगर सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर सारे ही इंक्लूडेड हैं।
टॉक अबाउट कंपनसेटरी नेचर। कंपनसेटरी नेचर का मतलब आपको केवल कंपनसेशन मिलेगा, यू कांट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। आपको जो नुकसान हुआ है वही आपको भरपाई किया जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स, मतलब इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट इज आपका 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, ये भी हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में एंड में। तो आपको 3 लेवल्स की आपको रिड्रेसल मशीनरी, रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, मशीनरी दी गई है। एंड टाइम बाउंड रिड्रेसल है, मतलब विद इन स्पेसिफाइड टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक, जैसे नॉर्मली कोर्ट में कई कई सालों तक चलता रहता है, इसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही उसको रिजोल्व करना होता है कंप्लेंट को। नाउ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो मैंने डिस्कस किया। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? अब कंज्यूमर वो है जिसने गुड को खरीदा है, या तो उसने उसके लिए पे कर दिया है फॉर ए कंसिडरेशन, या उसने पार्टली पे करा है, या वो प्रॉमिस टू पे कर रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे कर दूंगा। तो या तो उसने प्रॉमिस किया, या पार्टली पे करा, या उसने कंसिडरेशन मतलब उसने पे कर दिया है, तो वो कंज्यूमर माना जाएगा। ऐसे ही अगर सर्विस की बात करें, तो अगर किसी कंज्यूमर ने सर्विस को क्या किया है, फॉर ए कंसिडरेशन लिया है, या फिर उसने पार्टली पे करा है, या प्रॉमिस टू पे कर दिया है, ही विल ऑल्सो बी कॉल्ड ए कंज्यूमर। मोर ओवर, एक वो पर्सन भी कंज्यूमर माना जाएगा जिसने कंज्यूमर की परमिशन से गुड को यूज किया था। क्लियर? अगर मान लीजिए वो उसकी बिना परमिशन के गुड को उठा के ले गया और उसको कुछ हार्म हो जाता है, ही विल नॉट बी टेकन एज कंज्यूमर। नाउ पॉइंट आता है, अच्छा एक और पॉइंट है इसमें कि अगर गुड में कमी है, गुड में, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट, और सर्विस में कमी है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द राइट्स टू कंज्यूमर। वन इज राइट टू सेफ्टी, मतलब उसको ये राइट है कि उसको सेफ चीजें प्रोवाइड की जाएं, हैजार्डस ना हो। अगर मान लीजिए, अगर जैसे वो आयरन होती है जो कपड़ों को प्रेस करने के लिए, अगर मान लीजिए वो बहुत ही ज्यादा लोकल मटेरियल से बनी हुई है और इससे हार्म हो जाता है कंज्यूमर को, तो कौन सा उसका राइट वायलेट हो गया? राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। मान लीजिए कंपनी ने कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसकी वजह से कंज्यूमर को कुछ हार्म हुआ, तो कोई इंफॉर्मेशन अगर वो होती तो वो उसका यूज नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फेस वॉश वो यूज कर रहा है और वो जो है ऑयली स्किन के लिए है, पर उस पर लिखा नहीं था, और कंज्यूमर ने उसको यूज किया, ऑयली स्किन के लिए था पर किसी ने ड्राई स्किन वाले ने यूज कर लिया और उसको नुकसान हुआ। बाद में कंपनी ने सॉरी बोला कि अरे हम ऑयली स्किन के लिए है, लिखना भूल गए। तो इसका मतलब क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो है वॉयलेट हो गया। राइट टू चूज, अगर मान लीजिए कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स दिखाई जाती हैं और उसके अंदर से सेलर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप यही खरीदिए, या उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अब आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, दे कांट कंपेल। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड राइट टू चूज। उसको राइट है कि वो वैरायटी के अंदर से अपना खुद डिसीजन ले सके। राइट टू बी हर्ड, देयर शुड बी सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु विल लिसन हिज कंप्लेंट्स। मतलब आज की डेट में तो काफी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया, एक सेल ही बना दिया है जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को सुनेगा। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन। उसको पूरा राइट है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले, उसको रेमेडीज प्रोवाइड की जाए। उसको बहुत सारी रेमेडीज हैं, हम डिस्कस करेंगे इसी अपने लेक्चर में। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसको एजुकेट किया जाए, उसको बताया जाए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। जागो ग्राहक जागो, आज की डेट में न्यूज़पेपर में कॉलम भी आता है कि जागो ग्राहक जागो, उसके अंदर इन्फॉर्म किया जाता है कस्टमर को कि देखो किन किन कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया गया और उनको क्या क्या सॉल्यूशन मिला। नेक्स्ट इज रेमेडीज अवेलेबल, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? उसका डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, या डेफिशिएंसी को हटाया जा सकता है, गुड को रिप्लेस किया जा सकता है, प्राइस रिफंड किया जा सकता है, उसको जो कंपनसेशन, उसको जो नुकसान हुआ है उसका पेमेंट किया जा सकता है, या जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है उसको, या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। हैजार्डस गुड्स जो हैं उनको स्टॉप किया जा सकता है मार्केट से, जो कि विच आर हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, तो हैजार्डस गुड्स को स्टॉप किया जा सकता है। या मार्केट में अगर वो पहुंच चुके हैं तो उनको पूरी तरह से वहां से विड्रॉ कराया जा सकता है। तो दीज आर डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। नाउ वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या कंज्यूमर की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, ऐसा तो नहीं है। देखिए एक आप लिख सकते हैं, डोंट बाय इन हरी, जल्दबाजी में वो सामान ना खरीदे। टू बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो जितने भी टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या वैरायटी के गुड्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंगली ही कैन मेक ए चॉइस। देन उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ही खरीदे, जैसे वो मेटल खरीद रहा है तो उसको क्वालिटी मार्क देखना चाहिए, हॉल मार्क है, या जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं तो एग मार्क है, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं तो आपका
एग मार्क हो गया, एक आपका एफपीओ हो गया, दैट इज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और आपका जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए आपका आईएसआई हो गया। तो आपको क्वालिटी मार्क देखकर ही गुड को खरीदना चाहिए। देन इज आपका रीड द लेबल केयरफुली, मतलब जो लेबल है उसको प्रॉपरली देखे कि उसका प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। मालूम चला आप खरीद के ले आए और एक्सपायर हो चुका था वो सामान, तो आपको लेबल को केयरफुली रीड भी करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी अपनी जो डीलिंग्स है उनमें पूरी तरह से ऑनेस्ट रहना चाहिए, इन द सेंस के भी आप फेक सामान ना खरीदें, ठीक है, आपको बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट्स को ही खरीदना है। देन इज गेटिंग कैश मेमो, या कैश मेमो या बिल भी ले लीजिए, एक प्रूफ रहेगा कि आपने सामान को खरीदा था। देन आपको केवल जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जाए, अननेसेसरली किसी सेलर को या प्रोड्यूसर को तंग ना किया जाए। एंड कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करनी चाहिए, और एनवायरमेंट को रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। मान लीजिए प्रोडक्ट आपने खरीदा, यूं ही एनवायरमेंट में फेंक दिया, आपने कूड़ा कचरा फैलाया, तो कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशंस कर सकती हैं, वन और मोर कंज्यूमर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, एनजीओज ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब किसके अगेंस्ट हो सकती है, एंड अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है? अगर प्रोडक्ट है तो आप सेलर के अगेंस्ट या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और अगर वो सर्विस है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? तो जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्रेसल मशीनरी की अगर हम बात करें अंडर एक्ट 2019, तो 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट कमीशन। देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या है, एक प्रेसिडेंट होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का होगा, तो डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर का पर्सन होना चाहिए। दूसरा, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं, ज्यादा मेंबर्स एज प्रेस्क्राइब्ड, बट कम से कम 2 मेंबर्स रहेंगे। 1 प्रेसिडेंट हु इज और हैज बीन ए डिस्ट्रिक्ट जज, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज है या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है। एंड अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक के वैल्यू के क्लेम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएंगे। और अपील, अगर मान लीजिए कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं डिसीजन से, तो विद इन 45 डेज दे कैन अपील इन द स्टेट कमीशन। क्लियर? अब स्टेट कमीशन क्या है, इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है। तो इसमें प्रेसिडेंट रहेगा हु इज और हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? देन इज नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। अब इसमें मिनिमम 4 मेंबर्स रहेंगे, और मोर एज प्रेस्क्राइब्ड विद कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें जो क्लेम होंगे ना भाई, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के होंगे। क्लियर? मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के अगर क्लेम हैं, वैल्यू जो है उसमें इन्वॉल्व है, तो आप कहां कंप्लेंट फाइल करेंगे? स्टेट कमीशन में, 1 करोड़ से 10 करोड़। और अपील, अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, दे कैन अपील इन द नेशनल कमीशन। क्लियर? अब नेशनल कमीशन क्या है? नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा हु इज और हैज बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, मतलब जो मेंबर्स और होंगे प्रेसिडेंट के साथ वो मिनिमम 4 होंगे, और मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब्ड विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पे जो क्लेम होगा वो मोर देन 10 करोड़ का होगा। अब पॉइंट आता है कि अपील विद इन 30 डेज, मतलब विद इन 30 डेज अपील की जा सकती है इन द सुप्रीम कोर्ट। बट अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाएंगे वो केवल 10 करोड़ से ऊपर वाले ही जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर यहां से अपील जाएगी तो वो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? नेशनल तक। यहां से अपील आएगी तो मैक्सिमम यहां तक। बट यहां वाला जो केस है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कंडीशन और भी है कि वो क्लेम 10 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। क्लियर? अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, एनजीओज भी ये काम करते हैं। तो इनका काम क्या है? ये एजुकेट करते हैं जनरल पब्लिक को। ये पीरियडिकल्स वगैरह अपने पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है। टेस्टिंग भी करते हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये टेस्टिंग भी करते हैं, लेबोरेटरीज में गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। एनकरेज करते हैं कंज्यूमर्स को कि उनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, घर में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। और प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं अगर उनको रिक्वायर्ड है तो। और फाइलिंग कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स, कई बार वो कंज्यूमर्स की हेल्प करने के लिए उनके बिहाफ पे भी केस फाइल करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पूरा यूनिट डिस्कस किया। अगर आप लोगों को होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेशन देगा और नए वीडियोस बनाने के लिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।